ठीक है, चलो। तो अभी पार्ट 1 में अपने पास कितने लेसन है? 10 लेसन है। और पार्ट 2 में अपने पास 10 लेसन है। ठीक है, पार्ट 1 में 10 लेसन है, पार्ट 2 में भी 10 लेसन है। ओके ओके, स्कूल ने कौन सा चैप्टर शुरू किया है? सेकंड चैप्टर शुरू किया है। ओके 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 ओके। एंड एक्चुअली तुम्हारे संस्कृति के स्कूल में, बाकी स्कूल में क्या क्या चल रहा है? यस, हाँ, बाकी स्कूल में क्या क्या चल रहा है? जरा मुझे इन्फॉर्म करो, कौन सा चैप्टर शुरू किया है? अच्छा, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में जो भी चैप्टर तुम्हारा जो भी शुरू हुआ है ना, चैट बॉक्स में बता दो मुझे कौन सा चैप्टर शुरू है जहाँ पे। ओके ओके, दीदी स्कूल स्टार्ट नहीं। अच्छा, अभी तक स्कूल स्टार्ट ही नहीं हुआ। ओके, ये तो अलग ही सीन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। छुट्टी शुरू है, सेंट जोसेफ एंड लॉयला में छुट्टी शुरू है शायद से। ओके, तो अभी विद्या भवन शुरू है। तो विद्या भवन के हिसाब से हमें, मुझे ऐसा लगता है सेकंड चैप्टर शुरू करना सही रहेगा। एक्चुअली मैं खुद भी वही प्लान कर रही थी कि सेकंड चैप्टर शुरू करें, बिकॉज कैसा है ना, फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा टफ है। एक्चुअली थोड़ा सा टफ है समझने के लिए। मैं जनरली क्या करती थी अब तक, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करती थी क्लासेस, क्योंकि मतलब जब फेस टू फेस होते थे। लेकिन अभी क्या है, वो चैप्टर थोड़ा फेस टू फेस में अच्छे से समझ में आ जाएगा रादर देन ऑनलाइन। तो वी विल वेट टिल मई मंथ, और अगर मई मंथ तक नहीं खुलता है लॉकडाउन, जून फर्स्ट वीक में भी अगर अपन क्लास नहीं शुरू कर पाए अनफॉर्चुनेटली, तो फिर अपन ग्रेविटेशन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे, देखो ये न्यूमेरिकल्स कैसे है ना, खतरनाक न्यूमेरिकल्स है ना, तो उस हिसाब से यू ओनली मतलब कैन थिंक अबाउट इट कि क्या हो सकता है चैप्टर, है ना। तो इस हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर शुरू करना चाहिए। ओके, चलो। तो सेकेंड चैप्टर का जो वेटेज है, इट इज अराउंड 5 to 6 मार्क्स। 5 से 6 मार्क्स के लिए वो पूछा जाता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है, दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 5 to 6 marks. Okay, periodic classification of elements, this can be asked for 5 to 6 marks. अब देखो, वन बाय वन समझना है इसको, बहुत आसान है। और मैंने तुम लोगों को बोला था कि हर एक चैप्टर के बाद पेजेस स्टिक करने, किए सबने? कंफर्म करो मुझे, सभी लोगों को पेजेस स्टिक करने थे हर एक चैप्टर के बाद, 3 to 4 पेजेस। किया क्या सब कुछ? चैट बॉक्स में कंफर्म करो, यस नो। टेक्स्ट बुक नहीं है? ओके, हाँ, मार्केट प्रॉब्लम अभी नहीं है अवेलेबल। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो एटलीस्ट 3 पेजेस तो कहीं से भी ला सकते हो ना यार। 3 पेजेस का बंच तो बना के रख सकते हो तुम लोग, है ना। एटलीस्ट यू कैन डू दैट थिंग, आई थिंक उतना तो कर ही सकते हो तुम लोग। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ओके, बेसिकली क्लासिफिकेशन कर हमें, व्हाई क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड? यस, हु कैन टेल मी? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और इस चैट बॉक्स में आंसर करोगे तो बेटर रहेगा। कोई घटिया आंसर भी होता है तो भी तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। मतलब मैं तो नहीं करूंगी, तुम लोग ही अपने दोस्तों से डर डर के आंसर नहीं करोगे, वो बताने की बात नहीं। व्हाई डू वी क्लासिफाई द थिंग्स? व्हाई डू वी क्लासिफाई द थिंग्स? अभी तुम्हारा कबर्ड है, मान के चलो, तो कबर्ड में तुम लोग बुक्स कैसे रखते हो? साइंस के बुक एक साइड में, मैथ्स के बुक्स एक साइड में, सोशल स्टडी के एक साइड में, है ना। अभी बात अलग है कि हम लोग सब कुछ घुसा देते एक दूसरे में, है ना। बट अगर अपन ऐसे क्लासिफाई करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यस, अगर मुझे साइंस का टेक्स्ट बुक चाहिए तो मैं साइंस के ही सेक्शन में जाऊंगी, अगर मुझे मैथ्स का टेक्स्ट बुक चाहिए तो मैं मैथ्स के ही सेक्शन में जाऊंगी। एम आई राइट? यस। तो यही फायदा है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का सबसे बड़ा फायदा है कि इट इज इजी टू एक्सेस। अगर मुझे चाहिए कोई ऐसा एलिमेंट
जो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट होता है, तो मैं क्या करूंगी, जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वहां पे जाके देखूंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे कोई भी चीज इजीली एक्सेसिबल चाहिए तो मैं क्या करूंगी, क्लासिफाई करूंगी चीजों को। तो सेम थिंग हैपेंस हियर, जैसे तुम अपने टेक्स्ट बुक्स क्लासिफाई करते हो, उतना ही हमें क्या क्लासिफाई करना है, वैसे ही हमें क्या क्लासिफाई करना है, एलिमेंट्स। ओके, लेकिन एलिमेंट्स क्लासिफाई करना टेक्स्ट बुक क्लासिफाई करने से डिफिकल्ट है। ओके, अभी टोटल एलिमेंट्स कितने हैं अपने पास, 118, 118 elements are there. How many elements? 118 elements are there. चलो, तो पहला क्वेश्चन जाएगा तुम्हारे नोट्स की शीट पे। फर्स्ट क्वेश्चन इन योर शीट is what is that? How many elements are known in the scientific world? Total, how many elements are known in what? Scientific world. चलो फास्ट क्वेश्चन नोट करो फटाफट। टोटल, अबे यार इसका क्या हो गया, टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर known in scientific world। थोड़ा हैंडराइटिंग खराब आ रहा है, वो पेन के सेल्स खत्म हुए। सो इट्स ऑलराइट, ओके। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? पहला क्वेश्चन आया वहां पे, पहला क्वेश्चन क्या गया अपने नोट्स में, टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन साइंटिफिक वर्ल्ड। ओके, जो पेजेस मैंने हर एक चैप्टर के बाद स्टिक करने को बोला है फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन ऐड करो फटाफट। ओके, तो 1118 इज द आंसर, नो नीड टू राइट ऑन द आंसर, डोंट राइट आंसर देयर, वो तुम्हारे रिवीजन के लिए है। जब तुम रिवाइज करोगे चैप्टर को तब तुम्हें वो सारे सवालों के जवाब आने चाहिए। अगर वो सारे सवालों के जवाब तुम्हें आते हैं तो समझना है कि वो चैप्टर मुझे अच्छे से आता है। ऑल राइट, ओके। तो नोट्स की शीट में फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर known in what? Scientific world, and answer should be known to you that it is 118, 118 elements are there in what? Scientific, in which word? In scientific world। okay, अब क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, why classification is needed? see, यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, what they have said, what they have said, to ease the study of such a large number of elements, scientists started studying the pattern, if any, in the vast information about them। है ना, क्या समझ में आया? इस लाइन में उन्होंने बोला है कि why classification is needed, why classification is needed? To study them in particular sense, in particular pattern, in particular way, as per our requirement, है ना। as per our requirement, if I want to study them, I will go with what? Classification। understood or not? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो, जाओ फिर मैं आगे। yes, should I move to next part now? everyone okay, understood till this point why classification is needed? yes, everyone understood? चले आगे। अरे बाप रे, क्या हो गया? हाँ, तो पहला जो साइंटिस्ट था डॉबरमाइनर, डॉबरमैन नहीं है, ये मजाक उड़ाया है कौन सी, ये आकाश के बैच में। अनन्या पूछ जरा आकाश से, क्या मजाक उड़ाया था ये डॉबरमैनर? किसने मजाक उड़ाया था? हाँ, मजाक उड़ाया था यार बेचारे डॉबरमॅनर। त्यांनीच केलेलं कोणी केलं होतं नाही मला नाही आठवत, बहुतेक आदित्य होता तो, आय गेस आदित्य। सो भाषणकर, हा त्याच्या असं डोकं फार भारी चालतं, म्हणजे खूप क्रिएटिव्ह आहे तो मुलगा। चलो, सो डॉबरमॅनर ट्रायड, तो ट्रायड, वर्ड ट्राय इज रिलेटेड टू व्हाट? 3। डॉबरमॅनर ट्रायड में वर्ड try, TRI, this is related to what? 3। that means what? 3। so अभी ईयर वगैरह जानने की कोई जरूरत नहीं है, हम हिस्ट्री का पेपर नहीं लिख रहे, हम साइंस का पेपर लिख रहे हैं। ऐसे स्टूपिड सवाल मत पूछो मुझे कि ये 1817 एमसीक्यू में आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। जर्मन साइंटिस्ट एमसीक्यू में आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। बट हाँ,
अगर डॉबराइनर पे कोई क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, तो उस केस में तुम्हें अगर तुम लोग जर्मन साइंटिस्ट ये वर्ड मेंशन करते हो तो टीचर खुश हो जाएगा। जहां पे तुम्हें 1.5 मार्क मिलना चाहिए वहां पे तुम्हें वो 2 मार्क्स दे देगा। ओके, तो इम्प्रेस करना है सामने वाले को तो जर्मन वर्ड यूज करो। 1817 याद रहेगा? मुझे तो नहीं लगता किसी को याद रहेगा, जब पूरा टेक्स्ट बुक खत्म हो जाएगा तब। ओके, सो जर्मन साइंटिस्ट डॉबराइनर suggested that properties of elements are related to their atomic masses. अब पहले समझते हैं what is atomic mass and what is atomic numbers. Okay, what is atomic mass and what is atomic number. समझते पहले ये कॉन्सेप्ट मैंने बोला ना, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक्स अभी समझो क्या है एटॉमिक मास एंड क्या है एटॉमिक नंबर। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट, बट वो जो 3 पेजेस है ना वहां पे नोट मत करो, कहीं और नोट कर लो, ठीक है? कोई 100 पेजेस की नोटबुक में जो हमने डायग्राम के लिए बनाई हुई है उसमें नोट कर सकते हो। ओके, या फिर अलग से तुम्हें अगर रनिंग नोट्स बनाने की आदत है तो वो रनिंग नोट्स में भी नोट कर सकते हो, ठीक है? कोई कोई लोग होते हैं, मैं खुद थी वैसे, मैं रनिंग नोट्स बनाती थी जनरली। तो यस, अगर किसी को रनिंग नोट्स बनाने की आदत है तो तुम अपने नोट्स में ये चीज नोट कर सकते हो। बट 3 पेजेस का जो पैटर्न है ना अपना, जो हर एक चैप्टर के बाद हमें चिपकाने हैं 3 पेजेस नोटबुक के, उसमें कुछ भी इंटरफियरेंस नहीं चाहिए। ओके, दैट इज कंप्लीटली फॉर रिविजन। ओके, तो अब समझो व्हाट इज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। अब बताओ मुझे, एटम किस चीज का बना हुआ रहता है? एटम्स में क्या क्या होता है? एटम में क्या क्या होता है? बोलो फटाक से, कौन बोलेगा? हाँ, एटम में क्या क्या होता है? कौन सी चीजें होती है? इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना? एटम किस चीज का बना हुआ रहता है? एटम बना हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और हमने क्या सीखा है अभी तक? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमने क्या सीखा है अभी तक? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना? तो एटम इज न्यूट्रल मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल? रे, It's not positively or negatively charged. yes, it is neither positive nor negative. It is neither positively charged nor negatively charged. In short, है ना? अब होता है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? कौन बोलेगा मुझे? Why atom is electrically neutral? number of protons and number of electrons. Very good, same very as good, the very good, moment. very good. न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है वो बिकॉज उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। And that is why the atom is what? Electrically neutral. Understood? Yes. समझ में आ रही? Okay. So number of protons and number of neutrons are equal. Sorry, protons and electrons are equal, and therefore atom is what? Electrically neutral. अब आते हैं आगे, अब आते हैं एटॉमिक नंबर की तरफ। एटॉमिक नंबर, यस, एटॉमिक नंबर कैसे मिलता है हमें? एटॉमिक नंबर कहां से मिलता है? वी गेट एटॉमिक नंबर फ्रॉम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड सिंस number of electrons and number of protons are equal, I can say that number of protons and number of electrons दोनों से अपन एटॉमिक नंबर डिसाइड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर किसी एटम में 10 प्रोटॉन्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10 ही होंगे, और उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 10 ही होगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? यस। अगर कोई एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4 है
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 4 ही होंगे, एंड हेंस उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 4 ही होगा। ऑलराइट, एटॉमिक नंबर समझ में आया? एटॉमिक नंबर मतलब क्या है? उस एटम में कितने प्रोटॉन्स है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तुम चाहे प्रोटॉन्स बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन बोलो, कुछ भी चलेगा, बिकॉज एनीवेज दोनों सेम होते हैं। ऑलराइट, यस, कोई प्रॉब्लम है? एटॉमिक नंबर यस किससे डिसाइड होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है। ओके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एंड नहीं बोलेंगे अपन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब एटॉमिक मास नंबर कैसे डिसाइड होता है? कैन यू टेल मी हाउ? Neutrons and protons. What? Sum of neutrons and protons. Correct. Number of protons plus number of neutrons will give you what? Atomic mass number. Any doubt in this? Number of protons and number of neutrons will give you what? Atomic mass number. Any doubt in this? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? Yes, anyone has any doubt in this? आगे बढ़ूं मैं? कोई प्रॉब्लम? Yes. तो ये सब कहानी मैंने क्यों बताई? ये सब कहानी मैंने क्यों बताई? ये सब कहानी मैंने इसलिए बताई क्योंकि डॉबेराइनर ने काम किस पे किया? डॉबेराइनर वर्कड ऑन एटॉमिक मास नंबर, एंड इस वजह से मैंने पूरी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबकी कहानी तुम लोगों को सुनाई। एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? यस, एनीवन हैज एनी डाउट? अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस, जाओ फिर मैं आगे। सो डॉबेराइनर किस पे, डॉबेराइनर का जो मेथड है वो किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड करता है। सो वी आर हियर, वेयर we are here, डॉबेराइनर्स ट्रायड। सो डॉबेराइनर के ट्रायड में सबसे पहला स्टेटमेंट, व्हाट इज दैट? Dobereiner suggested that the properties of elements are what? Related to their atomic masses. Okay, properties of elements are related to atomic masses. अब तुम्हें एक काम करना है, अपना जो 3 पेजेस वाला नोट है ना, उसमें हेडिंग दे दो Dobereiner's triad और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, Dobereiner's triad is based on what? खुद के लिए ही है, अपने वर्ड्स में क्वेश्चन लिखो। तुम्हें मेरा लैंग्वेज डिफिकल्ट जा रहा है, खुद के वर्ड में क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ऐड करना है वहां पे। Dobereiner's triad is based on what? ओके, अपने लिए है वो। डन विद द राइटिंग? जैसे ही लिख के होता है मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करो। अपना जो 3 पेज का नोट है, दीदी क्वेश्चन रिपीट करना। Dobereiner's triad हेडिंग दे दो, Dobereiner's triad हेडिंग दे दो। ओके, कैसे लिखना है? अच्छा ठीक है, लिख के बताती हूँ। Dobereiner's triad, पेन में फिर से खराबी, जस्ट अ मिनट, हाँ इसे भी चेंज करना पड़ेगा। हेडिंग दिया? यस, उसमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखोगे? ट्रायड्स। पूरा वर्ड नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज ये अपने लिए है ना। अब हमें एग्जाम में नहीं लिखना है ये सब, हमें अपने लिए, अपने रिविजन के लिए प्रिपेयर करना है। सो ट्रायड्स आर बेस्ड ऑन what? You can put the fill in the blanks also. Okay, this is your first question. अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? Dobereiner's triad is based on atomic masses और atomic mass number. Okay, चलो let's move to next part. He made groups of 3 elements each having similar chemical properties called triads. मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? What I had said you? Yes, what I had told you? बोलो, what I had told you. सबसे पहले कौन बताएगा मुझे? जब मैंने Dobereiner ट्रायड वर्ड लिया था, तब मैंने एकदम स्टार्टिंग में
कुछ तो एक स्टेटमेंट बोला था, क्या बोला था मैंने? Tri is related to 3. ट्राय म्हणजे Triads are, त्याला yes, double try word ने means what? बोलवलं. 3, है ना? 3. और यहाँ पे क्या सुनाई दे रहा है अपन को, क्या समझ में आ रहा है अपन को यहाँ पे? 3 elements, है ना? हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? 3 elements. तो इसका मतलब triad and 3. तो ऑब्वियसली 3 एलिमेंट्स के रिलेटेड वो कुछ काम कर रहा है, तो उसने क्या किया? 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, लेकिन ऐसे अंधाधुंधी ग्रुप नहीं बनाया उसने क्या किया? जिसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम है उनको एक साथ कलेक्ट किया। सबसे पहला चीज उसने एटॉमिक मासेस कंसीडर किए। दूसरा चीज उसने सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया एंड उस ग्रुप को उसने नाम दिया ट्रायड। क्या किया उसने? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उसने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को उसने नाम दिया ट्रायड। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा आना चाहिए, व्हाट आर ट्रायड्स? व्हाट आर ट्रायड्स? दिस शुड बी योर सेकंड क्वेश्चन। एनी डाउट? यस, अभी तक कुछ प्रॉब्लम है किसी को? यू कैन टेल मी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। तीसरा पॉइंट डिस्कस करूं। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में अब ये जो 3 का ग्रुप जो बना हुआ है, जो भी 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उसने बनाया, जो भी 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उसने बनाया, अब उसको उस डॉबराइनर ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर? एटॉमिक मासेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर। किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया उसने? एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। अगर मान के चलो इसका सपोज ये एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। ओके, पहले स्टेप में उसने एटॉमिक मासेस को कंसिडर किया, दूसरे स्टेप में उसने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप किया, तीसरे स्टेप में उसने क्या किया? वो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया। मान के चलो अभी बी का एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है, ओके, तो उसने उसको सबसे लास्ट रखा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ना, तो जो सबसे ज्यादा है वो लास्ट जाएगा, ओके, जो सबसे छोटा है वो फर्स्ट आएगा और जो मिडिल है वो मिडिल में रहेगा। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ए का एटॉमिक मास सबसे छोटा था, कम था, इस वजह से वो सबसे पहले आया। सी का एटॉमिक मास नंबर सेकंड पे था, इस वजह से वो मिडिल में आया। एंड बी का एटॉमिक मास सबसे ज्यादा था एंड दैट इज व्हाई इट इज एट द एंड। ओके, तो थर्ड स्टेप में क्या आएगा? यस, हाउ ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स। कैसे अरेंज किया उसने एलिमेंट्स? in increasing order of atomic masses. All right, in increasing order of atomic masses. So he arranged the 3 elements in triad in increasing order of atomic masses. Understood the next statement? Yes, कुछ problem है किसी को? एक मिनट, let me admit. Okay, next. And showed that the atomic mass of middle element was approximately equal to mean of atomic masses of other 2 elements. क्या समझ में आया? कुछ समझा क्या? Yes, कुछ समझा क्या? कुछ तो मिडिल एलिमेंट की बात हो रही है, कुछ तो मीन एटॉमिक मास की बात हो रही है। मीन मतलब एवरेज। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो मिडिल एलिमेंट जो है ना, इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज एवरेज ऑफ दीज 2। मतलब जो सी का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास of C is what? Mean of atomic masses of A and B. This C is there, है ना? तो C का atomic mass is mean of atomic masses of A and B. Okay, atomic masses of A and B. All right, yes. तो क्या होगा फिर आगे? यस, नेक्स्ट कैसे लिखोगे? नेक्स्ट कैसे लिखोगे? हाउ एटॉमिक मासेस ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर। थोड़ा हेवी क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।
Okay, how atomic masses of these three elements are related. Ankita, can you please repeat from atomic number? I had issue. Okay, I couldn't hear. Okay, तो कहाँ से exactly from here? You didn't get Doberan triad? Yes. Let me Yes. Doberan triad नहीं पूरा मिस हो गया क्या तुम्हारा? Yes, ma'am. अभी शॉर्ट में रिकैप देती हूँ मैं. Recording is there. I share recorded lectures also, so you can refer to that. But yes, अभी एक flow में बैठने के लिए मैं एक short recap दे दूंगी. Okay, topic का. Okay. संस्कृति. उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने मैंने क्या किया यहाँ पे, ए का एटॉमिक मास सबसे छोटा लिया है और बी का एटॉमिक मास सबसे बड़ा लिया है. बुक में सी का एटॉमिक मास सबसे बड़ा लिया है. ओके, दैट इज द डिफरेंस. सो कॉन्सेप्ट को समझो, लेटर्स को मत समझो, नोटेशन को ज्यादा दिमाग में मत रखो, कॉन्सेप्ट को समझो. कॉन्सेप्ट क्या है? मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. Mean of atomic masses of other two elements. Okay, so how atomic masses of these elements are related? That should be your question. I'll share another link. Okay, join with that because this meeting is going to end now. Okay, so yes. तो कहाँ पे थे फिर अपन? Yes. So any doubt in this? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? बोलो. एक बार ये फिनिश करते हैं, फिर मैं एक बार फिर से रिकैप ले लूंगी. ठीक है. सो मिडिल नंबर का जो एटॉमिक मास है दैट इज एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. ओके, मिडिल नंबर का जो भी एटॉमिक मास है दैट इज एवरेज ऑफ अदर टू एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. एंड एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे हमें याद रखना है, ये एग्जैक्ट इक्वल कभी नहीं आता. ये जो मैंने बोला ना, थर्ड एलिमेंट का जो मास है, आई मीन मिडिल एलिमेंट का जो भी मास है, वो दोनों के एवरेज के एग्जैक्ट इक्वल कभी नहीं मिलेगा तुम्हें. इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल, इट इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल. अभी तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में ये सिंबल नहीं है, बट रिमेंबर इट इज व्हाट? अप्रोक्सीमेटली इक्वल. तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया कि अप्रोक्सीमेटली का सिंबल ऐसे होता है. ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली को ऐसे लिखते हैं अपन. ठीक है, सो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है. तो यस, कहीं पे हाँ, ये जो वर्ड है अप्रोक्सीमेटली, इसको लिखना ही है एग्जाम में, उसको मिस करके नहीं चलेगा. आधा मार्क गया. ओके, हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड. All right, okay. Next. अभी उसका मेथड तो सब सही था, मेथड में कोई टेंशन नहीं थी, बट देयर वाज वन ड्रॉबैक. क्या ड्रॉबैक था? जो डॉबेरानर के टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट हुए, अभी ये जो 118 एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट हुए थे, वो सारे के सारे एक साथ निकल के बाहर नहीं है, वो धीरे धीरे इन्वेंट हुए. केमिस्ट्री ना थोड़ा सा वोलेटाइल सब्जेक्ट है. ओके, वो उसमें ना मतलब अगर तुम रूल बनाओगे ना तो तुम्हें ऐसे 100 एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे वो रूल फॉलो नहीं होता है. ओके, तो इस वजह से केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा वोलेटाइल, मतलब टॉपिक ही वोलेटाइल है. तुम लोगों ने अगर मतलब ये कोटा फैक्ट्री करके TVF का एक सीरीज, तुम लोगों ने अगर उसमें देखा होगा ना, तो उसमें जो मेन रोल में है ना, तो उसका केमिस्ट्री का क्या हाल होता है, उसका केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके उसमें पूरा उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है. आई डोंट नो कितने लोगों ने, तुम्हारे भाई बहन ने तो देखा ही होगा, लेकिन वो जो है ना उसमें उन्होंने केमिस्ट्री का पूरा दुख वहां पे उतार दिया है. तो ये केमिस्ट्री का है, ऐसा सिचुएशन ही है वैसा. थोड़ा सा वोलेटाइल सब्जेक्ट है, तुम कितना भी याद करो, कुछ ना कुछ रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है. काफी सारे रूल्स अपन बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं वायलेट हो ही जाते हैं. ओके, तो यस, ठीक है, तो वो देख लो, पर मतलब अभी टाइम पास मत करो, बट ऐसे शाम को थोड़े से बोर हो गए, फैमिली के साथ देख सकते हो. ओके, भाई बहन के साथ देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं. सो
समझ में आया अभी तक मैंने क्या क्या बताया? तो ये जो 118 एलिमेंट्स जो थे वो सारे के सारे एक साथ इन्वेंट नहीं हुए, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इन्वेंट हुए। अभी अपने डॉबरनर भाई साहब जो है वो एकदम स्टार्टिंग के पीरियड में थे, तो एकदम स्टार्टिंग के पीरियड में इतने एलिमेंट्स तो इन्वेंट नहीं हुए थे, उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, या फिर उतने लोग क्यूरियस नहीं थे ऐसे बोल सकते, बहुत कम ही लोग थे जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, जो साइंस पे काम कर रहे थे। तो एकदम से 118 एलिमेंट्स इन्वेंट नहीं हुए। तो उनके टाइम पे जो भी एलिमेंट्स इन्वेंट हुए थे उतने एलिमेंट्स को भी डॉबरनर अरेंज उनके ट्रायड में नहीं बिठा पाए। ओके, उस टाइम पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स उनके हाथ में से छूट गए जो उनका रूल फॉलो नहीं कर रहे थे। ओके, देखो कुछ एग्जांपल्स उन्होंने लिस्ट आउट किए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज Li, Na एंड K। Li मतलब लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9। Na का एटॉमिक मास उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, यहाँ पे Li है, यहाँ पे K है। K मतलब क्या होता है? पोटेशियम होता है। तो यहाँ पे लिथियम है और यहाँ पे पोटेशियम है। तो लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.1 है। ओके, अब ये 6.9 एंड ये 39.1 इनका मैंने एवरेज किया। एवरेज किया मतलब 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव मी व्हाट? 23। एंड अगर तुमने सोडियम का भी एटॉमिक मास चेक किया पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल क्या है वो अपन आगे देखेंगे, अगर उसमें तुम लोगों ने चेक किया तो मुझे वो भी 23 ही मिल रहा है। तो मैंने बोला तो था अप्रोक्सीमेटली, बट लकीली यहाँ पे हमें एग्जैक्ट इक्वल मिल रहा है। ओके, हाँ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जहां पे एग्जैक्ट इक्वल मिलता है, बट अपन उसको थंब रूल नहीं बना सकते कि हाँ एग्जैक्ट इक्वल ही मिलेगा, इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते। ओके, अब ये एक ट्रायड दिया हुआ है उन्होंने CaSrBa। तो CaSrBa में Ca इज हियर, Ba इज हियर। Ba का एटॉमिक मास है 137.3, Ca का एटॉमिक मास मतलब कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40.1। इन दोनों का अगर मैंने एवरेज लिया 137.3 एंड 40.1 का अगर मैंने एवरेज लिया तो आई एम गेटिंग 88.7 एंड एक्चुअल में कितना है उसका? 87.6। तो एग्जैक्ट है क्या? मुझे कैलकुलेशन में मिल रहा है 88.7 एंड एक्चुअल में उसका मास है 87.6। तो मैचिंग हो रहा है क्या? यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली वर्ड कितना जरूरी था, देखो, है ना? दैट वर्ड इज वेरी मच नीडेड, दैट वर्ड वाज नेसेसरी। नाउ नेक्स्ट Cl, Br and I. Chlorine is 35.5, iodine is 126.9। तो 35.5 एंड 126.9 इनका अगर मैंने एवरेज लिया मतलब मीन लिया तो मुझे मिल रहा है 81.2 एंड एक्चुअल में कितना है? 79.9। तो डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली तो बोल सकते हैं, बट डिफरेंस तो काफी है ना? 81.2 एंड 79.9 काफी डिफरेंस है। तो दोनों एग्जैक्ट इक्वल है क्या? नो, दे आर नॉट एग्जैक्ट इक्वल। ओके, तो अभी फाइनल स्टेटमेंट लिखो अपने नोट्स में। फिफ्थ पॉइंट आएगा अपना, फिफ्थ पॉइंट इज गोइंग टू बी लिमिटेशन। क्या है फिर इसका लिमिटेशन? लिमिटेशन मतलब जो चीज वो नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया वो? He couldn't fit the existing elements in his triads, है ना? एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को ही वो अरेंज नहीं कर पाए, और जो फ्यूचर में थे उनके बारे में तो उन्होंने कुछ कमेंट भी नहीं किया, है ना? तो ये था उनका लिमिटेशन। ये है तुम्हारा फिफ्थ पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट फॉर अंडर डॉबरनर्स ट्रायड इज व्हाट? एग्जांपल्स। एंड एग्जांपल्स में 2 examples you should give. 2 examples of triad you should give. 2 examples of triad you should give. तो ये अगर तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें आता है तो तुम्हारा डॉबरनर्स ट्रायड क्लियर है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, और अभी जितना एंथुसियाज्म दिखा रहे हो ना, ये पूरा साल भर चलना चाहिए। ये 2-3 लेक्चर तक नहीं चलना चाहिए, 2-3 लेक्चर भी नहीं, 2-3 वीक तक भी चलता है, बट उसके बाद फिर ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। आई डोंट वांट दैट। ओके, डोंट डू दिस थिंग्स। ओके, चलो आगे बढ़े फिर अभी अपन। यस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ।
हाँ ॲटॉमिक मास पॉइंट्स मध्ये कसं काय? हाँ, एटॉमिक मास पॉइंट्स में कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो अभी। हमने देखा था कि एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। तुम लोगों को आइसोटोप्स पता है? व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके कौन बताएगा मुझे? व्हाट आर द आइसोटोप्स? Isotopes and isobars. Isotopes are the elements which have same atomic number but different mass number. जैसे कि क्लोरीन है, मान के चलो अब, या क्लोरीन का अभी मुझे एग्जैक्ट जो है वो लेट्स से 35 का एक आइसोटोप है, 36 का एक आइसोटोप है। इनके सभी के एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सेम है 1770, बट इनके एटॉमिक मासेस अलग अलग है। ओके, तो क्या होता है ना, एटॉमिक मास अभी 35 रखने का या 36 रखने का, क्या करना है फिर एग्जैक्टली अपन को? तो वो क्या करते हैं कि इसका नेचर में परसेंटेज कितना है और इसका नेचर में परसेंटेज कितना है, एग्जिस्टेंस, ये कितने परसेंट में एग्जिस्ट करता है और ये कितने परसेंट पे एग्जिस्ट करता है। ओके, और फिर ये परसेंटेज एग्जिस्टेंस पे फिर इनका कैलकुलेशन होता है। मान के चलो ये 70% या 20% है, मैंने ऐसे जनरल वैल्यू लिया है, ये 70% या 20% है, इट इज नॉट एग्जैक्ट ना, इट इज ऐसे, मतलब मैंने रैंडम वैल्यू लिया है। तो क्या करते हैं फिर वो 0.7 इंटू 35, 0.2 इंटू 36 डिवाइडेड बाय लेट्स से 30 करते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 100 या फिर डिवाइडेड बाय 2 एवरेजिंग करके। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, मतलब आइसोटोप्स है और उनका परसेंटेज नेचर में 35 एटॉमिक मास वाला कितना मिलता है नेचर में और 36 एटॉमिक मास वाला कितना मिलता है नेचर में, उसके बेसिस पे वो एक एवरेज नंबर डिसाइड करते हैं और वो तुम्हारा एटॉमिक मास होता है। ओके, सो इट इज नॉट जस्ट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन एक इंडिविजुअल आइसोटोप के लिए है, लेकिन जब तुम क्लोरीन बोलोगे ना, तो क्लोरीन बोलते वक्त हमने ये तो स्पेसिफाई नहीं किया कि वो 35 वाला है या 36 वाला है, हमने स्पेसिफाई किया ऐसा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ क्लोरीन बोला। तो उस केस में क्लोरीन का जो मास आएगा, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि भैया ये बोलेगा तुमने मेरा मास नहीं लिया, तुमने 36 मास लिया, इसने भी नहीं बोलना चाहिए कि तुमने 35 लिया, मेरा मास नहीं लिया। तो उस केस में क्या होगा? यस, ये तो पार्शियलिटी हो गई ना। So that is why they do averaging in terms of percentage of occurrence in nature. Okay, and इस वजह से वो decimals आते हैं। वेदांत, clear with the doubt? Very good doubt it was. वेदांत झेप लग गई? हो दीदी। हाँ, good good good. ओके, सो लिमिटेशन में क्या लिखोगे? चलो एक बार पूरा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? वो कोई लोगों का मिस आउट हुआ है। चलो क्या क्या देखा अपने डॉबेरायर में? पहले तो अपन ने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, दो चीजों को सीखा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक मास कौन कंट्रीब्यूट करता है? न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या देखा? यस, व्हाट वी हैड सीन। हमने उसके बाद डॉबेराइनर को स्टडी किया। तो डॉबेराइनर ने क्या किया है? एटॉमिक मास को फोकस करके अपने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया है, ठीक है? अब डॉबेराइनर ने क्या किया? ये जो एटॉमिक मास के बेसिस पे जो अरेंजमेंट हुई है, ओके, उसके बेसिस पे उसने क्या किया? 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। 3 एलिमेंट्स कैसे थे? 3 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। केमिकल प्रॉपर्टीज को देख के, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के उसने ग्रुप्स बनाए 3 एलिमेंट्स के, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ट्रायड। ओके, अब ये 3 की वजह से अपन उसको ट्रायड बोलते हैं। अब ये 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप बना हुआ है, उसमें क्या होता है? उन्होंने क्या किया? एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ये एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया। जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक मास वो सबसे एंड में, जिसका सबसे कम एटॉमिक मास वो स्टार्ट में, और जिसका मॉडरेट है वो बीच में।
इस तरीके से उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो अरेंजमेंट करने के बाद उनको क्या समझा कि जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इज एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इज एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, ये उनको समझा, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज अप्रोक्सीमेट। ओके, फिर उसके बाद क्या समझ में आया हम लोगों को? यस, व्हाट वी केम टू नो, हमें समझ में आया कि डॉबरेनर कोई कोई जगह पे फेल हुआ है ना, हर जगह पे वो अपना रूल फिट नहीं कर पाया। कोई कोई ट्रायड्स के केस में भले ही उसने ट्रायड्स बनाए, लेकिन उसका जो रूल था ना, कौन सा? यस, विच रूल? दैट दिस मिडिल नंबर का एटॉमिक मास इज एवरेज ऑफ अदर टू, वो फिट नहीं हो पाया। ओके, सो ऑल द नॉन एलिमेंट्स ही कुड नॉट क्लासिफाई। उसके टाइम पे एलिमेंट्स ही तो कम थे, है ना, उनके टाइम पे एलिमेंट्स कम एग्जिस्ट थे, लेकिन उनको भी वो क्लासिफाई नहीं कर पाए। तो नए एलिमेंट्स की तो बात ही नहीं बनती, है ना, नए एलिमेंट्स की तो बात ही नहीं बनती। ऑलराइट, तो दैट इज व्हाई डॉबरेनर जो है वो फेल हुए, उनके ये लिमिटेशंस थे। ठीक है, अब उन्होंने नीचे कुछ कैन यू टेल में कुछ क्वेश्चन पूछा है। आइडेंटिफाई डॉबरेनर्स ट्रायड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आइडेंटिफाई डॉबरेनर्स ट्रायड, तो क्या करोगे उसके लिए, कौन बताएगा मुझे? व्हाट यू विल डू फॉर दिस? मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। करेक्ट, अपन एवरेजिंग करेंगे ना उसका। ओके, वी विल एवरेज इट आउट। चलो, सो व्हाट इज दिस? मैग्नीशियम का 24.3 है। मैग्नीशियम इज व्हाट? इसके बाद कैल्शियम है अपने पास, कैल्शियम इज हाउ मच? 40.1। ये क्या है? 87.6। असेंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में है क्या ये? यस, 24.3 सबसे छोटा है तो वो पहले आ गया, 40.1 उसके थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा बड़ा है तो वो बाद में आया, 87.6 और भी बड़ा है तो वो एंड में रह गया। ओके, अब अपन क्या करेंगे, अब इनका एंड वाले एलिमेंट्स का एडिशन करके देखते हैं, एटॉमिक मासेस का एंड एवरेज निकाल के देखते हैं। सो एवरेज ऑफ atomic masses of magnesium and strontium कितना आ रहा है वो? 24.3 plus 87.6 upon 2 कितना आता है? देखो ये, how much is this? 9.9। एवरेज बताओ। यस, डिवीजन करना है हमें। ओके, सबके लिए मैं यहाँ पे अच्छे से डिवीजन कर रही हूँ, ध्यान दो। 1.9 सही है ना? यस, 2 5 10 11, 2 5 10 1 आया, डेसिमल देना पड़ेगा मुझे। 2 9 18, 2 5 10 कितना आया ये? 55.95 है क्या? फिर ट्रायड है क्या ये? बोलो। नो। No, no, it is not a triad. Is this equal to this atomic mass of middle element? No. So this is not equal to atomic mass of Ca. है ना? हमें कितना चाहिए था? 40.1 चाहिए था ना? हमें कितना मिल रहा है? 55.95 मिल रहा है। तो चलेगा क्या फिर? चलेगा क्या फिर? बोलो। नहीं चलेगा ना? यस, इसको नोटबुक में, इसमें, इसको टेक्स्ट बुक में ही लिख लेना साइड में फटाफट। चलो फास्ट। टी क्या होता है पता है किसी को? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज टी? Can anyone tell me what is TE? Tellurium.
Can you tell me what is Se? Selenium. Okay. लिमिटेशन में क्या लिखना है? लिमिटेशन में यही लिखना है तुम लोगों को कि डॉबेराइनर, अभी आंसर नहीं लिखने उस शीट में, आंसर लिखने नहीं है, वो 3 पेजेस पे सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं. रिमेंबर, उन शीट्स पे सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर नहीं लिखने. आंसर तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए. आंसर्स सारे टेक्स्ट बुक में हैं. अगर सॉरी, तुम्हें अगर कोई आंसर नहीं आता है तो टेक्स्ट बुक रीड करो. अभी लिमिटेशन क्या लिखना है? लिमिटेशन में क्या आना चाहिए? लिमिटेशन में आना चाहिए डॉबेराइनर एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया. ही कुड नॉट अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स एंड ऑल्सो ही डिड नॉट कमेंट ऑन फ्यूचर एलिमेंट्स ऑल्सो. ओके. तो सल्फर परत रिपीट करना. टेलेरियम को चेक करके बताओ मुझे, डॉबेराइनर स्ट्राइड है क्या? Yes. दीदी तो स्टेटमेंट परत रिपीट करना. नोट करतेस तू स्टेटमेंट? मी सगळंच लिहिते जे तू बोलते. ये देखो, ये स्टेटमेंट है. ऑल दी नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू डॉबेराइनर स्ट्राइड. मैंने कुछ अलग बोला ही नहीं. एवरीथिंग इज देयर इन टेक्स्ट बुक. ओके. बस एक चीज तुम ऐड कर सकते हो, ही कुड नॉट अरेंज फ्यूचर एलिमेंट्स. ये सब मैं देने वाली हूँ नोट्स, डोंट वरी. मैंने बोला ना तुम लोगों को चैप्टर वाइज समरी और ये सब प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्वेश्चन आंसर्स. डोंट वरी अबाउट इट. लिहिलं नाही तर कळत नाही. अच्छा, नहीं, इट्स गुड टू टेक रनिंग नोट्स. इट्स गुड टू टेक रनिंग नोट्स, बट उसके पीछे कॉन्सेप्ट को अधूरा मत छोड़ो. All right. तो sulfur, selenium and tellurium are yes. Are they forming triad? Yes. चेक करते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में तो है ही वो. सल्फर इज at first place, selenium is second, tellurium is at last place. So let's check it out. Sulfur, sulfur 32.1, selenium 79, and tellurium 127.6. अब चेक करो इनका एवरेज लेके. एवरेज ऑफ atomic masses of sulfur and tellurium is what? 32.1 plus 127.6 divided by 2. How much is this? Yes, कितना आता है? 159.7. कितना है? 159.7 upon 2. कितना आ रहा है फिर ये बोलो? 79.85. 79.85. 85. Okay. Will question like this come in the exam? Are you asking about the verification of Dobereiner triad? Can you tell? No, the calculation. I didn't get you. What we are doing right now. That is verification, na? Yes, definitely they can ask you in activity based question. Definitely they will ask you. This is conceptual question, है ना? So conceptual question तो always welcome है. Okay. So yes, am I getting approximately same? Yes, they're approximately same. So this is equal to approximately same as what? Approximately, भैया इसको क्या हो गया? Approximately equal to atomic mass of what? Selenium. Okay. So it's right. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? बोल सकते हो कुछ प्रॉब्लम हो तो, थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया है. अनन्या, any doubt? Ananya has only one doubt. नाही. When physical classes are going to start, right?
Oh. इज द बिगेस्ट डाउट. वो गवर्नमेंट ही सॉल्व कर सकते हैं, तेरा डाउट मैं भी सॉल्व नहीं कर सकती. चलो, सो टॉप एंड एरर में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? कुछ डाउट आता है तो बोलो. नोटेड डाउन ऑल द क्वेश्चंस जो मैंने बोला था कि वैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अपन बनाने वाले हैं. ओके, सो चलो आगे बढ़े फिर. अभी लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. Newland's octaves. Newland's law of octaves. English scientist John Newlands. सबसे बड़ी गलती बताओ. इतना कॉमन मिस्टेक है ना, मतलब मैं सच में बोल रही हूँ. काफी सारे लोग इस न्यूलैंड को ना कैसे लिखते पता है? ऐसे लिखते हैं. उसका नाम न्यूलैंड नहीं है, उसका नाम न्यूलैंड्स है. ऐसे यहां पे उसका नाम है न्यूलैंड्स. एंड व्हेनेवर यू से न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, जब एंड में एस आता है ना तो एपोस्ट्रोफी अपन बाहर देते हैं. ओके, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स. ओके, तो ये बेसिक इंग्लिश है. एपोस्ट्रोफी कैसे देते हैं अपन? अगर एंड में एस आता है तो apostrophe is given like this. It is put like this. Okay. So उसका नाम न्यूलैंड नहीं है, उसका नाम न्यूलैंड्स है. तो apostrophe बाहर आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा apostrophe. समझ में आ रही बात? ओके, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, ब्लंडर है ये. चलो नेक्स्ट. इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स. अगेन इसने किस पे काम किया? एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स पढ़ो, दूसरे लाइन में आंसर है. इसने किस पे काम किया? एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स. एटॉमिक मासेस पे काम किया उसने. ओके, तो तुम्हारा जो सवाल था डॉबरेनर में, जो फर्स्ट ट्रायड्स आर बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे न्यूलैंड्स में भी सेम सवाल होगा. हेडिंग देना है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स. ओके, जिन्होंने चिपकाए नहीं है पेजेस, आज ही चैप्टर के एंड में 3 पेजेस चिपकाओ, उस पे ये क्वेश्चंस लिखने हैं हमें. वो कहाँ पे काम आएंगे? रिवीजन में काम आएंगे. सो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स. ऑक्टेव्स आर बेस्ड ऑन डैश. क्या है इसका आंसर? एटॉमिक मासेस. ओके, ऑक्टेव्स आर बेस्ड ऑन व्हाट? एटॉमिक मासेस. बट अभी थोड़ा सा इसने ज्यादा दिमाग लगाया. अभी इनके टाइम पे थोड़ा एडवांस हुआ होगा ना, थोड़ा जमाना, तो थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाया उन्होंने. क्या किया उन्होंने? फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया. ओके, व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट? इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. ओके, सो ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. सो क्वेश्चन क्या होगा? How he arranged the elements. Okay, or you can say the order in which he arranged, or else you can say how he arranged the elements. हाँ, shortcut लिखो थोड़ा सा. How he arranged. कोई कुछ बोल रहा था क्या बीच में? अनुष्का. अनुष्का, हाँ बोलना अनुष्का. दीदी काही नाही, फक्त क्वेश्चन रिपीट करते. काय? ती बोलली दीदी काही नाही, फक्त क्वेश्चन रिपीट करण्यासाठी होतं. Okay. Done? All right. Yes. कुछ प्रॉब्लम यहां तक? चले आगे. ओके, अभी तो कैसे अरेंज किया? सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? His octaves were based on what? His octaves were based on what? Atomic masses. And how he arranged the elements? He arranged the elements in increasing order of atomic masses. And how he arranged the elements? He arranged the elements in increasing order of atomic masses. Okay. Up next, he started with the lightest element, hydrogen, and ended up with the thorium. He started with
lightest element hydrogen and ended up with what? Thorium. Okay, मतलब उसने हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक एलिमेंट्स अरेंज किए. He found that eighth element had properties similar to those of first. For example, sodium is eighth element from the lithium. अभी examples थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, देखो यहाँ पे. हाँ, he started with the hydrogen. इसके नोट्स कल दूंगी मैं, पहले कॉन्सेप्ट समझो. हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ. ओके, एंड एक्चुअली थोरियम बोला तो है, बट उन्होंने यहाँ पे दिखाया नहीं है वो चीज. ओके, उन्होंने जिरकोनियम तक ही वो रुक गए हैं. सो यस, हाइड्रोजन से स्टार्ट तो किया उन्होंने. अब न्यूलैंड्स ने किया क्या? उसने जब एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया, अब उनके टाइम पे थोड़े ज्यादा एलिमेंट्स इन्वेंट हुए थे. ओके, ही मेड 56 बॉक्सेस बिकॉज ही थॉट, बिकॉज सी 8 एलिमेंट्स तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एंड ऐसे मतलब 7 elements in one row, and how many such rows? 8 such rows. तो 7 7 7 7 7 ऐसे टोटल कितने हो गए? 56 एलिमेंट्स हो गए ऐसे. ओके, तो हाइड्रोजन से उसने स्टार्ट किया. व्हेन ही प्रोग्रेस्ड फर्दर, उसको समझ में आया कि हाइड्रोजन से मैंने स्टार्ट किया था, मैं आगे आगे बढ़ते गया, आगे आगे बढ़ते गया, और ऑक्सीजन के बाद मुझे जो ये एलिमेंट दिखा था फ्लोरीन, इस फ्लोरीन के प्रॉपर्टीज एंड हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज मुझे सिमिलर दिखाई दिए. हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज एंड फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज मुझे सिमिलर दिखाई दिए. उसके बाद उसने क्या किया? बेरिलियम से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया. बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम पे आके रुक गया. क्यों रुका? क्योंकि उसको समझ में आया कि मैंने बेरिलियम से स्टार्ट किया था और बेरिलियम और मैग्नीशियम के प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए वो रुक गया. और उसने क्या किया? मैग्नीशियम को बेरिलियम के नीचे रख दिया. अब उसके बाद उसने कार्बन से स्टार्ट किया. कार्बन से स्टार्ट करने के बाद वो आगे आगे बढ़ा और उसको पता चला कि सिलिकॉन और कार्बन के प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है. सिलिकॉन और कार्बन के प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है. और उसने कार्बन से स्टार्ट किया और सिलिकॉन पे आके रुक गया. ओके, तो इसका मतलब क्या है? उसने फिर इससे कंक्लूजन निकाला. क्या कंक्लूजन निकाला? कि मैंने एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज तो किए हैं, लेकिन मुझे और एक चीज यहाँ पे पता चलती है कि अगर मैं हाइड्रोजन से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8th एलिमेंट जो मुझे फ्लोरीन मिल रहा है, उस फ्लोरीन के प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी सिमिलर है. एंड इस वजह से मैं उस फ्लोरीन को हाइड्रोजन के नीचे रखूंगा. और ये मुझे सिर्फ हाइड्रोजन के केस में दिखाई दिया क्या? नहीं, ये मुझे लिथियम के केस में भी दिखाई दिया. लिथियम्स को पकड़ के मैं अगर काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो बोल रहा है कि मुझे ये जो 8th एलिमेंट Na मिला, उसका प्रॉपर्टी और लिथियम का प्रॉपर्टी फिर से मुझे सेम दिखा. अब अगर मैंने बेरिलियम से काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8th एलिमेंट मैग्नीशियम है, इस बेरिलियम के और मैग्नीशियम के प्रॉपर्टी मुझे फिर से सेम दिखाई दी है. मतलब एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट. ये उसका कंक्लूजन है. इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे कल के क्लास में. ऑल राइट, ओके, so we will stop here. हाँ, बोलना. दीदी हा टेबल सांग ना परत मला. ये मैं कल फिर से रिपीट करूंगी, डोंट वरी. ये अभी तक मैंने सिर्फ तुम लोगों को ओवरव्यू दी.